वास्तु इमारतों के लिए है या लोगों के लिए है? अगर आपकी इमारत जो है वो ठीक नहीं है, उसका वास्तु खराब है, तो जीवन खराब है ना। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो वास्तु नहीं कर पाता। वास्तु के हिसाब से गुड टाइम क्या होता है? पहले हमें आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी राशि क्या है, आप कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन सर, कर्म, वास्तु और समय, सबसे पहले क्या? वास्तु वास्तु कर्म अच्छे करो, वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गारंटी है, जिसका वास्तु खराब है वो मुझे अच्छे कर्म करके दिखा। वास्तु ठीक होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे, वास्तु खराब तो कर्म खराब। कुछ लोग कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मिलता है सर, लेने की कोशिश तो करो। मिलता है सर, लेने की कोशिश तो करो। ये जी मेरे भाग्य में ये 100 रुपए है। आप कहते हो भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। 1000 रुपए की मैं गारंटी करता हूँ 1000 रुपए आ जाएंगे। 1000 रुपए की मैं गारंटी करता हूँ 1000 रुपए आ जाएंगे। कोई भविष्यवाणी कर दे कि इस टाइम पे ये मिलेगा, दिलवा दो। जहाज आपका ऐसे चल गया तो ऐसे ही जाएगा वो। घर का वास्तु जो ठीक है या खराब है, वो सब पे असर डालेगा या एक व्यक्ति विशेष पे असर डालेगा? जिसके अंदर कम जान होगी उस पर जल्दी असर हो जाएगा, जिस पे ज्यादा जान होगी उस पर कम असर होगा। आज का दुरुस्त किया गया वास्तु हमारे आने वाली पीढ़ियों पर असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो जिस एरिया के बेसमेंट नॉर्थ में आ जाती है वो लोग सरवाइव करेंगे, फले फूलेंगे, बाकी लोग डैमेज होंगे। उसी प्रोजेक्ट में, सेम प्रोजेक्ट में कई सुसाइड किए लोगों ने। सब बर्बाद होंगे सर, लेटर और सुनर सब बर्बाद होंगे। हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट लेने से पहले बेसमेंट की दिशा कैसे कोई समझे? जो साउथ वेस्ट का जोन है, उस जोन में अपना फ्लैट लें। अगर मैं आपके बताए गए उपायों पे विश्वास ना करूं तो असर हो जाएगा? आपने किसी को चेंज करना है, आपने सिर्फ उसकी फोटो उठाई पे लगा दी, आप उस पर असर देख लीजिए। उनके सारे अंग खराब हो चुके थे पर डेथ नहीं हो रही। तो मैंने उनको बोला कि इनको ना में लेटा, और 1.5 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। और 1.5 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। आप लाल धागा पहन लीजिए, पीला धागा पहन लीजिए, काला धागा पहन लीजिए, एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय नहीं। मेरा अनुभव ये रहा है कि 60% लोगों को जो उनकी हॉरोस्कोप होती है वो उनकी हॉरोस्कोप होती नहीं। सब मना कर देते हैं, कोई तूने तेल नहीं चढ़ाना, पूजा पाठ नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ यहाँ सोना है। रिजल्ट आ जाते हैं और 60 सती भी धीरे धीरे वो सती सती रह जाती है, वो सती सती रह जाती है। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये घर वहां रहने वाले आदमियों के साथ उसकी ऊर्जा को मैच करता है। और जब आदमी की ऊर्जा घर की ऊर्जा से तालमेल नहीं बैठा पाती है तो फिर बवाल होता है। तो इसी इम्बैलेंस को बैलेंस करने का नाम है वास्तु। वास्तु के जरिए आप इस असंतुलन को संतुलित कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ आपके जीवन के इस असंतुलन को संतुलन करने का काम करते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे डॉक्टर सर? बढ़िया सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि पिछले दिनों तो आप कोलकाता गए, और कोलकाता में कितनी गर्मी हो रही है। कोई खास नहीं सर। नहीं नहीं, एसी के अंदर नहीं सर, बाहर। बाहर का अगर मौका ही नहीं मिलता। गाड़ी से उतरे होटल में, होटल से उतरे क्लाइंट के पास, मौका मिलता नहीं। लेकिन सर, इतनी स्टेट्स आप लगातार घूमते, इतनी जगह आप घूमते, दिल के पास कौन सी है जहां लगता है कि यहाँ का वास्तु बहुत जबरदस्त है? 2 चीजें होती हैं सर। एक तो वास्तु होता है और एक आपके लिए इजी क्या है वो होता है। तो हमें तो दिल्ली बेटर लगती है। सबसे बेटर दिल्ली है, क्योंकि हम नोन है। हो सकता है ये ऐसी बात हो कि नोन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है, तो हमें दिल्ली बेटर लगती है। साफ सुथरी सब कुछ। दिल्ली वालों को दिल्ली के लिए दिल धड़कता है। हाँ, नहीं ये भी है। अदरवाइज तो हमने देखा हर जगह पे बड़ा, कहीं कुछ गंद है, कहीं कुछ गंद है। तो अभी इस ट्रिप में हमने एक होटल में रुके थे, तो वहाँ से हमें कुछ लगा कि यस, कलकत्ता में भी कुछ है। अच्छा। तो और गजब का वास्तु होटल का। तो हम वहाँ सोए, जब सुबह उठे तो मेरी आँख खुल गई थी 5 बजे। इतना एनर्जेटिक के पूछिए मत। अच्छा। तो यही असली वास्तु होता है कि आपका अगर प्रीमिसेस वास्तु में है तो किस तरीके का प्रभाव देगा। तो यही वास्तु होता है। लेकिन सर, होटल का वास्तु चंद दिनों का होता है, वो भी हमारे जीवन पर असर डालता है? सर, वास्तु तो एक मिनट के ऊपर असर डालता है ना। और आप एक रात सोए, अब क्योंकि हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है। अगर आप खराब वास्तु में रह रहे हैं और आपकी बॉडी खराब वास्तु से इम्यून हो चुकी है, आपको अच्छे वास्तु में जाएंगे तो नहीं पता चलेगा।
आप अच्छे वास्तु में रह रहे हैं और आप खराब वास्तु में जाएंगे, इमीडिएटली इफेक्ट करेगा। उससे पहले हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पे बड़ा बॉडी पेन, हेडेक और थकावट, मॉर्निंग में उठते ही ऐसा था। नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, जब हम कहीं टूर पे जाते हैं तो हम 3-4 दिन का टूर होता है, तो डेली होटल चेंज करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, महसूस करने को मिलेंगी, उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो इस टाइम जो हमें लास्ट होटल देखा तो बहुत बढ़िया होटल था, ताज का था, और उसका वास्तु भी आप एक्सीलेंट कहें और सर्विसेज वगैरह भी और सब चीज़ें भी बड़ी बढ़िया थी, तो अच्छा देखने को मिला। ठीक है, लेकिन सर इन दिनों छुट्टियां भी काफी रही और काफी होटल्स में लोग जा ही रहे थे। सर किसी होटल में बहुत सारी भीड़, ओवर बुकिंग, रूम्स ही नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटीज ही नहीं मिल पा रही हैं, और कोई अभी भी ऐसे होटल मैंने देखे जहां वाकई मांदा पड़ा हुआ था, बहुत कम चीजें वहां पे थी, लोग ही नहीं आ रहे थे। किन होटल्स को उनके क्लाइंट्स प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाते? सर मैं तो कहूँगा कि सारा इफेक्ट वास्तु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर। जैसे अभी हम बात करें, हम एक बार ताजमहल में गए थे, ताजमहल होटल है इनका मुंबई में, तो वहाँ गए थे, वहाँ ये हालत थी कि समझिए बुकिंग नहीं है और रश इस कदर के हम बयान नहीं कर सकते। रूम भी हमारे किसी क्लाइंट ने बुक कराया था, तो हम वहाँ स्टे किया हमने। वहाँ भी हमें एक चीज़ देखने को मिली, ताज की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जिनमें बेसमेंट नहीं है। अच्छा। और ताजमहल में भी बेसमेंट नहीं है। हम इस होटल में रुके, यहाँ भी बेसमेंट नहीं थी अभी जहाँ हम गए थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो है फुटफॉल ज़्यादा रहता है, ओके, बुकिंग ज़्यादा रहती है और लोगों को बड़ा। और एक चीज़, हम जिस होटल में पहले रुके वहाँ पे जो बेड की ओरिएंटेशन थी वो गलत थी। तो हालांकि हमने ट्राई भी किया कि हमें दूसरा रूम मिल जाए, तो कहते जी सभी ऐसे हैं। हमने कहा चलो लेट्स सी, चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमने चेक किया और मैंने बताया कि मेरी बॉडी पेन हुआ और हेडेक रहा और इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो ये होती हैं, अगर ख़राब वास्तु में आप चले जाते हैं और आप अच्छे वास्तु में रह रहे हैं, ख़राब में रहेंगे, तो डेफिनेटली सेम डे आपको इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन सर होटल को बुक करते वक्त तो हम अक्सर वास्तु चेक नहीं कर पाते हैं। कोशिश तो करते हैं पर होता नहीं, क्योंकि रूम पता नहीं कौन सा देते हूँ। हाँ। हमारी बुकिंग भी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ऐसे होती है, तो हम उस पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारी टीम जो बुक कर देती है, हम भी चांस लेते हैं कि देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन सर मन में सवाल ये भी आता है कि भाई वास्तु इमारतों के लिए है या लोगों के लिए है? देखिए, है तो लोगों के लिए, पर इमारतें हमारा टूल है, माध्यम है हमारा, उनके हिसाब से वास्तु सेट होता है। तो अगर आपकी इमारत जो है वो ठीक नहीं है, उसका वास्तु खराब है, तो जीवन खराब है ना, जीवन बेकार है। और अगर वास्तु ठीक है तो जीवन आपका प्रफुल्लित रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। तो ये इमारत का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। लेकिन सर वास्तु को अपने डेली रूटीन के पैटर्न में हम कैसे ढाल सकते हैं कि बिना वास्तु के हमारा जीवन चल ही ना पाए, या हम उसके बिना आगे बढ़े ही ना? कुछ नहीं करना आपको, आपने एक बार अपना हाउस मेंटेन करना है, बनाना है, या जो भी है उसको लिया और उसमें रहने का आप तरीका सीख लें, और थोड़ी बहुत चीज़ें आप टिप्स जो हैं वो सीख लें, तो आप रूटीन में आ जाएंगे। आज हम शायद जितना वास्तु को हम यूज़ करते हैं कोई करता होगा। हमारे पास हर एक मिनट की गणना होती है और एक स्टेप के ऊपर हम वास्तु को चेक करते हैं। अभी जैसे पीछे 2 दिन थे थोड़े से डिफ़िकल्ट रहे मेरे, तो मुझे मालूम होता है कि हाँ यस, ये डेट मेरे लिए पेनफुल हो सकती है। तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हम कहीं पहुंचना है, किसी मीटिंग में जाना है, कहाँ जाना है, टाइम यूज़ करते हैं। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो वास्तु नहीं कर पाता, क्योंकि वास्तु के 3 अंग हैं हमारे, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। और टाइम का प्रतिनिधित्व करती है एस्ट्रोलॉजी। वो समझाती है, ज्योतिष बताती है कि आप टाइम की गणना क्या है और टाइम को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए आप कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, अपने रूटीन में आ जाएगा ना आपके।
आप एक बार थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं किसी नई विधा की तरफ बढ़ रहा हूँ, नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप उसके लिए फिर आदी हो जाएंगे। लेकिन सर हर रोज के दिन की शुरुआत एक खास कैलकुलेशन के साथ थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता है? सर आपको नहीं लगता ना, हमें तो बड़ा व्यवहारिक लगता है। हम जब सुबह उठते हैं तो हम घड़ी देखते हैं, यस अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, हम उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। और मैं आपको शायद पहले ही मैंने कहीं बताया है कि मैं दिन में 3 या 4 बार सोता हूँ, 1-1 घंटे के लिए। अगर कोई ऐसा काम होता है तो उस 1 घंटे को भी हम मिस कर लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे काम जो अपने पर्सनल होते हैं हम वो करते हैं। अदरवाइज जैसे ही हम काम कर रहे हैं और वो टाइम आया, जिसे हम बेड टाइम बोलते हैं, बेड टाइम आया हम उसमें सो लेते हैं। हालांकि नींद भी उसमें डिस्टर्ब रहती है, पर फिर भी रेस्ट तो बॉडी को चाहिए, तो उसमें सो लेते हैं। फिर हम खड़े हो जाते हैं, जैसे गुड टाइम शुरू होता है खड़े हो जाते हैं, अपने काम करते हैं। फिर बेड टाइम आया, 4 बार आता है ये, तो हम 4 घंटे 5 घंटे ऐसे व्यतीत करते हैं। एक दिन में 4 बार? हाँ जी, एक दिन में 24 घंटे में 4 बार आता है। तो इसलिए आदमी को अगर करना चाहे सब कुछ कर सकता है सर। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपके मन में होना चाहिए यस मैंने करना है। आप करते हैं ना। आप मुझे बताइए, जो सोल्जर्स हैं वो ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में जाके और वहाँ पे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक मैनेजमेंट है ना, ये भी तो एक अनुशासन है। आप करिए ना अपने ऊपर अनुशासन। तो आप क्यों ऐसी बात को समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है जी, रोज रोज सोचना कर। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, आपने कुछ करने के लिए ठान लिया तो कुछ मुश्किल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ऊपर कौन उठते हैं? जो संघर्ष का सामना करते हैं, जो मुश्किल का सामना करते हैं। एक काम को सब लोग एक ही तरीके से करते हैं, जिनका काम करने का ढंग अलग होता है वो ऊपर उठते हैं। तो इसलिए हमें स्पेशल बनना चाहिए और अपने आप को मैनेज करना चाहिए। लेकिन सर आप बोलते गुड टाइम, वास्तु के हिसाब से गुड टाइम क्या होता है? ये रोज बदलता है। हमारी जो अर्थ है वो 4 डिग्री डेली जो है शिफ्ट होती है। और 4 डिग्री का मतलब हो गया कि आप समझ लीजिए कि अब नेक्स्ट डे जब वो आएगी तो जो पॉइंट से वो स्टार्ट हुई थी वो 4 डिग्री आगे से स्टार्ट होगी। तो ये तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि इसको कैसे आपको पता चले कि आपका गुड टाइम क्या है, बैड टाइम क्या है। हमारा एक अभी अगर हम बात करें मध्यस्थ रेखा की, मध्य रेखा की, तो वहाँ पे 2 घंटे का एक लगन होता है, 12 लगन होते हैं, 12 राशि होती है, 24 घंटे में कवर हो जाती है। हम जैसे जैसे दोनों साइडों पे बढ़ते चले जाते हैं, ये कमती बढ़ती होते चले जाते हैं। कनाडा में जाएंगे वहाँ कोई 3 घंटे का है, कोई 15 मिनट का है, कोई आधे घंटे का है, इस तरीके से शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये आपको कोई ज्योतिषी बता पाएगा कि जी आपका ये समय ऐसे ऐसा होता है। क्योंकि उसके लिए पहले हमें आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी राशि क्या है, आप कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपका टाइम होगा। लेकिन हमेशा ये एक सा नहीं रहेगा, हर दिन बदलेगा। अब आपको नहीं पता, आप वेट कीजिए ना, नेक्स्ट डे ठीक हो सकता है, उससे नेक्स्ट डे ठीक हो सकता है, उससे नेक्स्ट डे ठीक हो सकता है। आप वेट तो कर ही सकते हैं, वेट कीजिए। लेकिन सर कर्म, वास्तु और समय, इन तीनों का विश्लेषण अगर हम करें, आप कैसे इसे कतारबद्ध करेंगे? सबसे पहले क्या? वास्तु एक बहुत जुमला है लोगों का, अरे कर्म अच्छे करो, वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, कर्म अच्छे करो। पहली बात तो ये डेफिनेशन के अच्छे कर्म कौन से हैं, ये बड़ी मुश्किल है। हर किसी को लगता है वो अच्छे कर रहे हैं। हाँ, ये लाइन मारना अच्छे और बुरे कर्म के बीच में, ये सबसे कठिन काम है। एक बात मेरी गारंटी है, जिसका वास्तु खराब है वो मुझे अच्छे कर्म करके दिखा दे। कहते हैं ना वास्तु सब ठीक हो जाएगा, अच्छे कर्म करो। कई लोग कहते हैं ये सब शिव की रचना है, शिव करेंगे सब अच्छे कर्म हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा सर। वास्तु ठीक होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे, वास्तु खराब तो कर्म खराब, और कर्म खराब तो सब कुछ खराब। तो इसलिए अगर वास्तु ठीक है तो आपके बुरे कर्म भी अच्छे कर्म में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर इसे मैं उल्टा भी तो समझता हूँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वास्तु ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कब किए हैं अच्छे कर्म? आप प्रारब्ध की बात कर रहे हैं और इस जन्म की बात कर रहे हैं? जब भी किए, चाहे प्रारब्ध हो चाहे मौजूदा समय में हो। आप कर ही नहीं सकते ना। आप देखिए कि जड़ क्या है। जड़ क्या है? वास्तु। आपकी जब जड़ी खराब है, आपका जो
कर्म करने का जो सिद्धांत है या फैक्ट्री है, हम जो भी कहें वही खराब है, तो आपके यहाँ प्रोडक्शन क्या होगी कर्मों की? हो ही नहीं सकती बड़ी। आप कर ही नहीं सकते, आप करके दिखा दीजिए। आपका वास्तु खराब है, आप करके दिखा दीजिए कर्म, अच्छे कर्म। हर आदमी कहता है जी मैं तो बहुत बढ़िया कर्म करता हूँ, मैं देखो दिन में इतनी बार तो मैं पूजा करता हूँ और ये करता हूँ। ये कर्म नहीं है सर। मैंने कहा ना कि एक हम कर्मों के बीच में लाइन डालना सबसे कठिन काम है कि अच्छे क्या कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। सबसे पहले कर्म तो है अपने आप को पालना। अगर आप अपने आप के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही कर्म खराब हो गया आपका। उसके बाद आपका परिवार आता है, उसके बाद और समाज आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो आप किसे अच्छा कर्म कहते हैं, किसे कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ? तो इसलिए ये बड़ा कठिन जवाब है इसका कि अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है। लेकिन सर किसी का समय अगर अच्छा ही चल रहा है, उस दौरान खराब वास्तु में भी ये तो निकल जाएगा, वो तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर खराब वास्तु में है, मान लीजिए उसे 100 रुपये मिलने हैं उसके भाग्य के हिसाब से, जितना खराब वास्तु है उस वास्तु के हिसाब से उसे 10 रुपये भी मिल सकते हैं, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी। वास्तु अपने हिसाब से काट देगा। अब अगर वो अच्छे वास्तु में होता, हो सकता है उसे 100 की जगह 1000 मिल जाते। कुछ लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मिलता है सर, लेने की कोशिश तो करो, वास्तु तो अच्छा करो। पहली बात तो अपने भाग्य लिखवा दो कि जी मेरे भाग्य में ये 100 रुपये हैं, लिखवा दो आप। आप कहते हो भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, 1000 रुपये की मैं गारंटी करता हूँ 1000 रुपये आ जाएंगे आपके पास। आप कहते हो समय से पहले नहीं मिलता, आप लिखवा दीजिए ना कि इस टाइम पे कहीं के कोई ये भविष्यवाणी कर दे कि इस टाइम पे ये मिलेगा, मैं उससे पहले दिलवा दूंगा। सिर्फ वास्तु चेंज करना है आपको। आपको पहले से मिलना शुरू हो जाएगा, आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों काम होंगे। तो सर मान लीजिए जिसका वास्तु अच्छा है उसके सफल होने की गारंटी है? गारंटी है सर, गारंटी। लेकिन कभी ऐसा देखा है आपने कि उसने वास्तु सब कुछ ठीक ठाक कराया है? क्योंकि आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, वास्तु बढ़िया होने के बावजूद भी जिंदगी में वो अचीव नहीं कर पाया जो उसे करना था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, कई बार ना आदमी में बड़ा अहंकार आ जाता है। अब अहंकार उसके पास आता है जिसके पास कुछ होता है। अब बेचारा जिसके पास रोटी खाने को नहीं हो, क्या अहंकार करेगा? जैसे ही कुछ चीज़ें उसको मिलनी शुरू होती हैं, किसी लेवल पे आता है, उसमें अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है और वो नीतियों को भूलने लगता है या छोड़ने लग जाता है। तो वहां जाके दोबारा से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। अदरवाइज तो एक बार अगर वास्तु आपका जहाज आपका ऐसे चल गया तो ऐसे ही जाएगा वो, जब तक कि कोई उसमें विघ्न बाधा ना आए। आपने वास्तु को चेंज किया, आपको हो सकता है ऐसे हो जाए। अदरवाइज तो वास्तु की तो ये सिंपल सी थ्योरी है, वास्तु आपने ऐसा सेट कर दिया ऐसे जाएगा, वास्तु आपने ऐसे सेट कर दिया तो ऐसे जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। और हमारा जो जीवन है, जो टाइम है, वो ऐसे ऐसे चलता है। एक लाइन सीधी मारिए, उसके ऊपर एक ग्राफ बनाइए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, और उस पर ऊपर एक वास्तु की लाइन ऊपर की, एक डाउन की। आप चेक कर लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए सर वास्तु सर्वे सर्वा है। ठीक है, लेकिन सर वास्तु की जब हम बात करते हैं तो क्या घर का वास्तु जो ठीक है या खराब है वो सब पे असर डालेगा या एक व्यक्ति विशेष पे असर डालेगा? सब पे डालेगा। जिसके अंदर कम जान होगी उस पर जल्दी असर हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा जान होगी उस पर कम असर होगा। डालेगा सब पे बराबर। जान से क्या मतलब है सर यहाँ पे? आपके पास, हमारे पास जो जान से मतलब हमारी ताकत से है। ओके। शारीरिक बल, मानसिक बल और धन बल। ओके। ये तीनों बल एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा है, खराब वक्त उसके पास या खराब वास्तु उसके थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। एक के पास ये मीडियम है, उस पर थोड़ा ज़्यादा करेगा। एक के पास बेचारे के पास बिल्कुल कम ख़त्म है, उसको तो ले डूबेगा। तो इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो सर ये माना जाए कि वास्तु सिर्फ एक लाइफ का मामला नहीं है, अनंत है। ओह यस यस, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है।
और ये कभी खत्म नहीं होगा, हम्म, क्योंकि जब तक ये सृष्टि है, एक दो पिंड हैं, हम्म, उन पिंडों का एक दूसरे पे प्रभाव होना है। और वो ये सृष्टि भी अगर चल रही है, एनर्जी से चल रही है, ऊर्जाओं से चल रही है। जब तक ये सृष्टि है, वास्तु है। अगर ये सृष्टि नहीं रही तो वास्तु खत्म है। हम्म। तो सर आज का दुरुस्त किया गया वास्तु हमारे आने वाली पीढ़ियों पर असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल। अब जगह जगह जो बेसमेंट बना दी जा रही हैं, खड्डे खोद दिए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अशांति और व्यभिचार और आप समझ लीजिए पेशेंस लेवल डाउन होना, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई हैं और बढ़ेंगी। हम्म, तो इसलिए ये एक नासूर है हमारे इस सिस्टम के अंदर, बेसमेंट। हम्म, तो हम तो इसका बहुत प्रभाव देखते हैं। हम्म। लेकिन सर ऑलमोस्ट जगह पे बेसमेंट नजर आते हैं, इतना अगर दुष्प्रभाव बेसमेंट का है तो फिर इस तरह का इस्तेमाल बेसमेंट का कैसे हो पा रहा है? देखिए सर, उसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं अपने लिए मकान बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हम्म, बेसमेंट बना भी सकता हूँ, नहीं भी। हम्म, एक बिल्डर बना रहा है, अब बिल्डर की तो बेसमेंट बिकती है, उसने खुद तो रहना नहीं। सही बात है। तो 99% बिल्डर बेसमेंट बनाते हैं। हम्म, अब ज़्यादा घर कौन बनाता है? बिल्डर। हम 2-4-5% लोग हैं जो अपने लिए घर बना रहे हैं, सही बात है। अदरवाइज बिल्डर बना रहे हैं। और बिल्डर को तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके तो रेट बनने हैं, उसने बना दी बेसमेंट, बेसमेंट बिकेगी, या पार्किंग बनाएगा या बिकेगी। हम्म, तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्यों हम ऐसा करें, तो हम मजबूर हैं। आज आप प्लास्टिक को अपने से जुदा नहीं कर सकते, सबको पता है कि जहर है, आप अपने से अलग नहीं कर सकते। इतने डिपेंडेंट हो गए हैं हम प्लास्टिक के ऊपर कि हम कर ही नहीं सकते ना। कुछ लोग पहल कर रहे हैं, ठीक है, तो पर बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी तरीके से बेसमेंट को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मैं कहाँ गया था तो वहाँ वो बता रहे थे, शायद अमेरिका में एक जगह है, वहाँ बता रहे थे कि यहाँ बेसमेंट आप बना ही नहीं सकते, अच्छा। अलाउड ही नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ इंडिया में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ कहते हैं जी बेसमेंट यहाँ बना ही नहीं सकते, अथॉरिटी आपको आपका नक्शा ही पास नहीं होगा। तो अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सर एक बेसमेंट, वो जो मैं अपना इंडिविजुअल हाउस बना रहा हूँ उसमें मैं बेसमेंट बनाऊं या ना बनाऊं, और मैं अगर बना दिया तो मुझ पे वो असर डालेगा, खराब या अच्छा जो आप भी, पे भी आपके पड़ोसी पे भी। ठीक है। लेकिन सर एक बिल्डर बना रहा है जिस बेसमेंट के ऊपर कई हजार घर हैं, और बिल्डर का जो बेसमेंट है वो सिर्फ एक बेसमेंट तक सीमित नहीं है, हाँ, कई B1 लेवल हो B2 B3 कई लेवल होते हैं। सर ऐसे में किस पे असर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हजारों घर हैं। सब पे होगा। 10% एरिया जो होता है बिल्डर प्रोजेक्ट के अंदर वो अच्छा होता है। वो अच्छा इसलिए होता है कि वो बेसमेंट उनके नॉर्थ में आ जाती है। अच्छा। तो जिस एरिया के बेसमेंट नॉर्थ में आ जाती है वो उतना एरिया बढ़िया रहता है, वो लोग सरवाइव करेंगे, फले फूलेंगे, बाकी लोग डैमेज होंगे। तो एक प्रोजेक्ट मैंने देखा जहाँ बिल्डर ने अपने लिए एक फ्लैट बनाया, उसके अंदर अपनी पर्सनल लिफ्ट थी और बड़ा लग्जरियस फ्लैट था, ट्रिपल स्टोरी था। अच्छा। तो 50 करोड़ रुपए की कीमत थी उसकी। उन्होंने बनाया और बना के उसमें रहे नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर वो वहाँ से उन्होंने विचार बदला, उसको सेल आउट कर दिया, खुद अपना कहीं और उसी प्रोजेक्ट में डिफरेंट साइड पे, साउथ साइड पे बनाया। हो सकता है किसी ने उनको ज्ञान दिया हो। अब जो शख्स उसमें आया, 50 करोड़ का फ्लैट लिया है अगर मैंने, तो यार कुछ तो होगा ना। थोड़े टाइम बाद वो भी बेच के चला गया। अच्छा। तो पता चला जी उसको बड़े भारी लॉसेस हुए और ये हुआ। उसी प्रोजेक्ट में, सेम प्रोजेक्ट में कई सुसाइड किए लोगों ने। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट, बेसमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, बड़े सारे वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कुछ नहीं होता, हमारे घर में खुद के बेसमेंट है, ये है वो है, सब बर्बाद होंगे सर, लेटर और सुनर सब बर्बाद होंगे। तो ये तो थंब रूल है, ये किसी को नहीं बख्शेगा, प्रकृति नहीं बख्शती किसी को भी जी। तो सर अगर ऐसे हाई राइज सोसाइटी में कोई घर ले रहा है तो उसे क्या देखना चाहिए कि बेसमेंट तो होगा ही होगा, वहां पे ये तय है, तो हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट लेने से पहले बेसमेंट की दिशा कैसे कोई समझे?
दिशा तो दिशा होती है, आप उसको समझें, दिशा को समझना चाहिए आपको। आप साउथ साइड पे, हाँ। सदर्न साइड में उसके आप पूरी सोसाइटी का नक्शा उठाएं, हम्म, उसके अंदर आप डायरेक्शन लगाएं, जो साउथ साउथ वेस्ट का जोन है उस जोन में अपना फ्लैट लें, तो आप बेसमेंट के प्रभाव से या दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर इतनी सारी बातें वास्तु को लेके आप बता रहे हैं और कई तरह के क्लाइंट से आप मिलते हैं, सर युवाओं का रुझान क्या वास्तु के प्रति आप देख पा रहे हैं? हमने 2 चीजें नोटिस की हैं जी। हम्म, जो लोग तो थोड़े से मीडियम क्लास होते हैं, उनका रुझान, या जो परेशान होते हैं उनका रुझान तो होता है, और जो लोग अपर हाई क्लास होते हैं और वेल ऑफ होते हैं पैसे से, परेशानियां उनके जीवन में भी बहुत होती हैं, उनके व्यापार में दिक्कतें होती हैं और सब दिक्कतें होती हैं, वो थोड़े से इस मोड में रहते हैं कि हमें चाहिए भी और हम पूछे भी ना। वो इस मोड में रहते हैं। और कुछ लोगों को हमने देखा कि नहीं जी वास्तु कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप को ही बोल रहे हैं कि आप बेमतलब में इन चक्करों में पड़े हुए हो, इससे कुछ नहीं होता। उनका अनुभव ऐसा रहा होगा ना। वो बता रहे थे, कहते जी हमने बड़े 20-50 लोगों को बुला चुके हैं पर कोई हल निकला नहीं। तो एक लड़की कहती है अगर कुछ करना है मेरी शादी करवा दो। मैंने कहा भाई शादी करा दो, दवाई तो खानी पड़ेगी, आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, शादी तभी होगी। कि नहीं मैं यहाँ इस कमरे को नहीं छोड़ सकती, बस मेरी शादी करा दो। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आज के जो जनरेशन है एडामेंट है बड़ी, तो उन्हें समझ नहीं है कि मतलब हम किस तरीके से बिहेव करें। ना तो अपने पेरेंट्स के साथ ढंग से बातचीत कर पाते हैं वो, ना उन्हें समझ पाते हैं, ना दुनिया को समझ पाते हैं। एक चाल पे चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली तकलीफ दे स्थिति में आएंगे। नहीं सर, मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है ना, थोड़ी रिजिड कहने की बजाय उन्हें तर्क चाहिए होते हैं, उन्हें साइंस समझ में आती है, उन्हें लॉजिक समझ में आते हैं। अगर आप लॉजिक से उनको सेटिस्फाई कर देंगे तो वो मान जाएंगे। सर हमारा जो भविष्य या हमारी बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती है हमारे इतिहास पे। और मैक्सिमम जो हमारा इतिहास ये रहा है कि इस टाइप के अकल्ट साइंस के लोगों ने लूट माट मचा रखी थी। आज उनका विश्वास इस चीज से उठ गया है कि जितने ज्योतिषी और जितने इस तरीके के लोग हैं ये सब बकवासबाजी करते हैं, इनके पैसे ऐंठने के धंधे हैं। और ये होता आ रहा है। हम जहाँ जाते हैं कि जी हमने उसको 50 लाख दिए, हमने उसको 20 लाख दिए, हमने उसको 30 लाख दिए और रिजल्ट 0 है। आदमी किस पे विश्वास करे? अब हमें कहते हैं जी, मैंने कहा जी हमें 50 लाख नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको एक छोटी सी टिप जो दे के जा रहे हैं। अब अच्छा वो हमसे कहता है जी बस इतना ही हो गया। मैंने कहा जी करके देखो, जिस दिन फर्क आ जाए उस दिन बताना। उसके बाद लाइन लगती है जी, 1 काम 2 काम 3, तब हमें पता लगता है कि इसकी 20 फैक्ट्रियां हैं। तो इसलिए सर ये जो हिस्ट्री होती है ना किसी चीज की, वो बड़ा मैटर करती है कि क्या माहौल आज तक रहा। तो आज बच्चों को लगता है माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं, इनके पीछे घूमते हैं। किसी सीमा तक ऐसा हुआ भी। जब आदमी तकलीफ में होता है तो डॉक्टर के पास जाता है ना। एक डॉक्टर नहीं मिला ढंग का, दूसरा नहीं मिला ढंग का, तीसरा नहीं मिला ढंग का, तो कोशिश तो जारी रखेगा वो। सही बात है। ऐसा होता है। अब बच्चे जो हैं वो थोड़े से आज के डेट में थोड़े से चतुर चालाक होते हैं। वो इमीडिएटली गूगल पे गए और सर्वे किया और हिस्ट्री निकाल लिया आदमी की। तो इसलिए ये व्यवस्था आज बन गई है कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी विश्वास करते नहीं। पर हमारे साथ ऐसा कम है। बच्चे ही जुड़ते हैं हमारे साथ। छोटे लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं जब उन्हें समझ आती है कि यस मैंने ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जुड़ जाते हैं। लेकिन सर जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए जाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स उपाय बताते हैं, वो कहते हैं देखिए हमारे उपाय तभी काम करते हैं जब आप इन पे विश्वास करेंगे। अगर आप बिना विश्वास के इन उपायों को करेंगे तो ये आप पे काम नहीं करेंगे। क्या वास्तु में भी ऐसा ही है? अगर मैं आपके बताए गए उपायों पे विश्वास ना करूं
लेकिन मैं उन्हें फॉलो कर लूं तो असर हो जाएगा? सर आप फॉलो ही मत करिए, हम्म आप किसी आदमी को कुछ मत बताइए। हम्म आपने किसी को चेंज करना है, बच्चा है आपका, चलिए मान लीजिए आपका बच्चा है, ठीक है। आपने उसको कुछ नहीं कहा, तू जैसे कर रहा है करता रहे। हम्म आपने सिर्फ उसकी फोटो उठाई और नॉर्थ में लगा दी। हम्म आप उसको तो नहीं पता ना, हम्म आप उस पर असर देख लीजिए। अभी हमारे पास एक यूएस से कॉल आई, हम्म तो वो मैडम कहते जी मैंने आपकी टिप ना किसी को दे दी। हम्म मैंने कहा जी जिसको मर्जी, जो जब मैंने मेरे पास से निकल गई तो निकल गई। हम्म तो खैर कहते जी एक किसी के यहाँ उनकी दादी थी हम्म और वो 90s के आसपास थी, तो उनके सारे अंग खराब हो चुके थे पर डेथ नहीं हो रही थी। हम्म तो मैंने उनको बोला कि इनको ना नॉर्थ वेस्ट में लिटा दो। हम्म कहता है जी उनको नॉर्थ वेस्ट में डाला है और 1.5 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। हम्म तो इस तरीके की हमारे पास हजारों कॉल आती हैं, हजारों मैसेज आते हैं। हम्म तो अभी किसी ने ऐसा करके दिखाया नहीं ना सर। आज की डेट में क्या है, चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार तो दिखाते नहीं। अब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय है ही नहीं। आप लाल धागा पहन लीजिए, पीला धागा पहन लीजिए, काला धागा पहन लीजिए, एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो समझने वाली बात है, एस्ट्रोलॉजी काल का प्रतिनिधित्व करती है। समय, किस समय पे क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, उसमें उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ वास्तु में है। एक के ऊपर साढ़सती शुरू हुई, उसका काल समय खराब हुआ। ज्योतिषी ने उसको कह दिया कि पहले तो ये बड़ा जज करना बड़ा मुश्किल है कि वाक्य में इस पे साढ़सती है। मेरा अनुभव ये रहा है कि 60% लोगों को जो उनकी हॉरोस्कोप होती है वो उनकी हॉरोस्कोप होती नहीं, उनके ऊपर लागू ही नहीं हो रही। अब उसको उपाय बता दिए गए जी तुम काला कपड़ा नहीं पहनोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुमने तेल चढ़ाना है, फलाना करना, ढमकाना करना है। एक तो बेचारा वैसे ही परेशान, उसको और उस उधेड़बुन में लगा दिया। ये सिर्फ ये होगा कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, यार मैं बीमार हूँ और मुझे ऐसे ऐसे इलाज करना है, मैं चलता हूँ। अब हमारे पास क्या इलाज है? हमने उसका वास्तु ठीक कर दिया और हम सब मना कर देते हैं, कोई तूने तेल नहीं चढ़ाना, पूजा पाठ नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ यहाँ सोना है, इतना ही बहुत है सर। रिजल्ट आ जाते हैं और साढ़सती भी धीरे धीरे वो सती सती रह जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेरा जो अनुभव रहा है आज तक का, उसमें मैंने कोई ऐसा उपाय नहीं देखा कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से कोई चेंजेस आए। आप जितने मर्जी पान बीड़े लगाते रहिए, कुछ लगाते रहिए, कुछ नहीं होगा। और लोगों की कमेंट है हमारे पास, लोगों का कहना है जी कुछ नहीं होता, हमने सब करके देख लिया। ठीक है सर, लेकिन सर नई जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो ज़माना बहुत रफ्तार के साथ बदल रहा है और लोग ये भी कहने लगे हैं कि आने वाले समय में जो वास्तु सलाहकारों की जगह है वो एआई ले लेगा। ये हो जाएगा सर? देखिए एआई क्या है, एआई को आपको पढ़ाना पड़ता है। आप उसे जो पढ़ा देंगे वो दिखा देगा, वो बता देगा। आपकी कैपेसिटी चाहिए कि आप एआई को पढ़ा सकें। आज तक मेरे वाले फंडे अगर आप एआई से पूछेंगे नहीं बताएगा वो बताएगा जो लोग 10-20 सालों से बताते आ रहे हैं। तो इसको पढ़ाना पड़ता है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई उसको सिखा दे तो एआई जरूर बता देगा, उसकी कैपेसिटी है। आज की डेट में वो कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि एआई इस मेथड पे काम करता है कि हम या और लोग या उसके पास जो डाटा पड़ा है इतना, उस डाटा को कैसे वो एनालाइज करके आपको बताए। आज भी अगर जो एआई से वीडियो बनाते हैं और सब करते हैं, वो बताते हैं उसको कि मुझे ये चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, वो बना देता है। यस, आप ऐसे ही अगर वास्तु सिखा सकते हैं एआई को, सिखाइए, वो बताएगा। तो चेंज तो आया है, बड़ा चेंज आएगा। लेकिन सर किसी भी घर का विश्लेषण बेटर कौन कर सकता है?
इंसान कर सकता है या फिर एआई कर सकता है? देखिए, हमें ना दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अच्छा। कई बार हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं होती जो एआई कर लेगा। हम्म। हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं होती, हमें बड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, हम्म। और कई बार हमें एक पॉइंट बता के छोड़ना पड़ता है कि जी आप ये करो पहले, फिर देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस लेवल पे आती है, उस लेवल के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। स्पेशली लेडीज़ को, हम लेडीज़ को एकदम से हाई एनर्जी जोन में नहीं डाल सकते, लो एनर्जी जोन में नहीं डाल सकते अगर उनके बच्चे हैं, तो इसलिए हमें बड़ा समझना पड़ता है। तो यहाँ आकर शायद जो है एआई फेल हो सकता है। अगर पर उसको ये भी सिखा दिया जाए, फिर वही बात आ जाती है कि सिखाने की बात है कि आप उसको कितना सिखा पाते हैं, कितना पढ़ा पाते हैं। अगर वो पढ़ लिया तो कर देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन सर, आप जब बताते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के ग्रिड्स तक बता देते हैं, पद विन्यास तक बता देते हैं, एक एक खाना जो होता है वो स्टैब्लिश कर देते हैं। एआई क्या इतनी व्यवहारिकता के साथ सारी चीजें करेगा? कर देगा, कर देगा। एआई कहाँ मार खा सकता है? एआई वहाँ मार खा सकता है जो मेरे जहन में, मान लीजिए मुझे आज तक नहीं याद आया, जब तक वो केस मेरे सामने नहीं आया, मेरे जहन में कहीं पड़ा था, और उस केस के मैंने जो उसके लिए उपचार निकाला वो उसी टाइम निकाला। भाई मुझे जब तक कोई केस स्टडी नहीं करूंगा मुझे समझ नहीं आएगी। अब मैं एआई को कैसे बताऊंगा कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करना है? नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं, कभी मेरे सामने आया ही नहीं। तो यहाँ पे आके कुछ चीज़ें वो डिफरेंट हो सकती हैं कि एआई को जब पता ही नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई परिस्थिति आएगी कभी, तो मैं एआई को क्या समझाऊंगा। अब जब मेरे सामने आती है तो मेरे पास सोचने की क्षमता है, शक्ति है, देखने की शक्ति है, मैं उस हिसाब से काम कर लूंगा। लेकिन सर, आने वाले समय में आप क्या देख पा रहे हैं? वास्तु एक्सपर्ट और एआई का शानदार कॉम्बिनेशन होगा जो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम बेहतर करेगा। हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। अभी हम एक, मैंने आपको बताया था कभी कि जी हम एक वॉच बनाना चाहते हैं जो आपके हाथ पे बंधी हुई है और आप उसमें अपना ख़राब और अच्छा समय देख सकते हैं। तो उसमें हम, उस पर काम चल रहा है, उसमें हम मदद ले रहे हैं एआई की। तो काफ़ी कुछ इसमें अचीवमेंट तो कर लिए एआई ने। ठीक है, लेकिन सर वास्तु भी कई तरीके का होता है। हमारे घर का वास्तु, हमारे ऑफिस का वास्तु, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का वास्तु, मॉल का वास्तु, लेकिन घर के वास्तु और मंदिर के वास्तु में क्या अंतर नजर आता है बेसिकली आपको, बड़ा असर? देखिए, जो मंदिर का वास्तु है, पहले ना जब शास्त्र लिखे गए तो वहाँ 3 तरीके के वास्तु बताए गए थे: आवासीय वास्तु, धार्मिक वास्तु और व्यावसायिक वास्तु। मतलब वहाँ पे क्या था कि जो आपके महल, मंदिर और यज्ञशालाएं, वास्तु सिर्फ इसी के लागू करते थे वो, और किसी को नहीं देखते थे। अब धीरे धीरे ये चीज़ें कॉमन होने लगी, आम जनता में आई, तो उस टाइम के जितने भी मंदिर आप देखेंगे ईस्ट फेसिंग मिलेंगे आपको। अच्छा। उसके बाद आए, हमारा मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार हुआ, उसके हिसाब से हमने देखना शुरू किया। तो अभी मैं एक वो वराहमिहिर जी का मंदिर का वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा जी मंदिर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, उसके बाएं हाथ पे तालाब होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने उत्तर दिशा ना बोल के बाएं हाथ पे बोल दिया। तो आज हम जब कंपास की बात करते हैं तो हमें नॉर्थ पता है ना, उत्तर पता है ना। तो इसलिए आज मंदिर के अंदर क्या होता है, मंदिर में एक गर्भगृह होता है। आप गर्भगृह की जो बात करें, आप इसके, आपको क्या लगता है जब हम गर्भगृह बोलते हैं तो आपको दिमाग में क्या जाता है? सर, एनर्जी का सेंटर नजर आता है मंदिर का, एनर्जी सेंटर, या फिर ब्रह्म स्थान भी बोल सकते हैं उसको मंदिर का। नहीं। गर्भ क्या होता है? पेट होता है। पेट होता है। माँ का पेट जो एनर्जी से परिपूर्ण होता है, अंधेरा होता है, और उसके अंदर एक अणु होता है, जीव होता है। सेम मंदिर में जो गर्भगृह बनाया जाता था उसके अंदर भी अंधेरा रखा जाता था, दीपक जलाया जाता था मूर्ति के आगे, उस अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ मूर्ति नजर आए।
वो गर्भगृह होता था। हम्म। गर्भगृह से पहले मंडप होता है, अच्छा। मंडप से पहले तोरण होता है। हम्म। और अगर ये व्यवस्था करते हैं तो गर्भगृह जो है वेस्ट में आ जाता है। ओके। और अब ये मंदिर बनता था, हम्म। पूरा प्लॉट लिया, उसकी बाउंड्री बनाई, हम्म। मैं विशाल मंदिरों की बात कर रहा हूँ, हम्म। और उसके बीच में सेंटर में मंदिर बना दिया। हम्म। तो इसलिए जो मंदिरों का निर्माण होता था वो डिफरेंट शैली है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और जो घरों का निर्माण होता है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम्म। अब अगर हम बात करें दूसरे धर्मों के मंदिर पूजा स्थलों की, हम्म। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। हम्म। जो हम गुरुद्वारों की बात करें, वो लोग शायद दिशाओं का ध्यान इतना नहीं रखते, क्योंकि मैंने हर दिशा में उनके मंदिर देखे हैं, हर दिशा में उनके द्वार देखे हैं। हम्म। पर जो हमारे जितने मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, वो सब ईस्ट फेसिंग हैं। हम्म। तो इसलिए जो अगर हम बात करें घर के वास्तु की और मंदिर के वास्तु की, तो मतलब बड़ा फ़र्क है। मंदिर के अंदर हम अपने इष्ट को बिठाते हैं, हम्म। और घर में हम खुद रहते हैं। तो सबसे बड़ा एक फ़र्क ये आ गया। घर हम कैसे भी बना सकते हैं, इष्ट के लिए हम डिफरेंट टाइप के उसको स्पेशल हमारे तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से बनाते हैं तो घर के भी। घर में हम कहीं से भी किसी दिशा से भी अपना द्वार रख सकते हैं, पर मंदिर में ईस्ट से रखना, पूर्व से रखना ही अभी तक मान्यता है। ओके। तो इसलिए बड़ा फ़र्क है। तो एक हम किसी के लिए बना रहे हैं, एक अपने इष्ट के लिए बना रहे हैं, और एक अपने लिए बना रहे हैं, तो उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन सर, मंदिरों के टॉप पे शिखर या गुंबद, क्या ये भी वास्तु का ही कोई? हाँ, यस यस, एनर्जी को सेंट्रलाइज करता है ना, एनर्जी को सेंट्रलाइज करता है। जो शिखर होता है उसको आगे जाके पिन पॉइंट पे खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, तो उसको सेंट्रलाइज करता है। हम्म। तो गर्भगृह का मतलब हुआ कि वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी सोर्स, और वो मूर्ति सिर्फ अंधेरे में वो मूर्ति ही नजर आए हमें, और कोई वहाँ लाइट का जो है प्रोविजन नहीं होता, उसे गर्भगृह बोलते हैं। लेकिन सर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, क्या हर जगह वास्तु आपको दिखाई देता है, या कुछ जगहों पे माना जाता है, कुछ पे नहीं माना जाता? भाई जो चर्च है, मेरे को वहाँ भी कोई वास्तु का ऐसा सीन नज़र नहीं आया। ओके। गुरुद्वारे हैं, वहाँ भी वास्तु का सीन नज़र नहीं आया। एक ये सीन तो है कि हर किसी की जो उनकी पालकी साहब है, जो गुरुद्वारों में वो ऐसी जगह रखी जाती है कि सब देख पाएँ। और जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो पुराने मंदिर हैं, कि कुछ लोग ही अंदर जा पाएँ। तभी वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, भीड़ भड़का और ये वो सब। तो सिर्फ ये इतने से ही फ़र्क नज़र आए। और बाकी जैसे अब अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, तो उनका तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि काबा किधर है उधर को ओके मुख करके हमने नमाज पढ़नी है। तो इसलिए हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो ये भी सनातन धर्म की बात हो रही थी कि अगर हिंदू मंदिर की हम बात करें तो इस तरीके से होती है। जी। लेकिन सर, सोसाइटीज के मंदिर में भी क्या इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए सर, बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए क्या है, शिवलिंग में ना एक यूनि बनी होती है, उसके आगे का जो पीस होता है उसको बोलते हैं जल लहरी। आप देखिए वास्तु कहाँ लाके खड़ा किया है। अब जल लहरी का जो मुख है वो नॉर्थ की तरफ कर देते हैं। वो शास्त्रों में नॉर्थ की तरफ बताया गया है। क्यों बताया गया जी? उसको साउथ में क्यों नहीं करते, उसको वेस्ट में क्यों नहीं करते, उसको ईस्ट में क्यों नहीं करते? इसलिए कि नॉर्थ जो है वो इजी डायरेक्शन है, और वहाँ जल का स्रोत जो है वो नॉर्थ की तरफ झुकाव होगा, तो जल आराम से नॉर्थ में चला जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अब वैसे तो कहीं मिलेगी नहीं आपको, कहीं किसी ने ऐसे ही शिवलिंग उल्टा पुल्टा रख दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। अगर किसी की साउथ में जल लहरी आप देखेंगे वहाँ पानी खड़ा हुआ है, सीपेज आई हुई है, बुरा हाल हो रहा है। आज हमारे घरों में भी हम लोग नॉर्थ की तरफ मेन होल बनाते हैं, वहाँ पानी का कचरा इकट्ठा करते हैं, वेस्ट वाटर भी वहीं होता है, हमारा पानी का सोर्स भी वहीं होता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते, पर हाँ कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ी हुई।
लेकिन सर इसी हाई राइज सोसाइटीज में कई लोगों के फ्लैट्स एकदम मंदिर के सामने होते हैं या उनकी बालकनी से मंदिर दिख रहा होता है और रहने वाले को लगता है कि भाई मंदिर है सामने, सुबह शाम आरती की आवाज आएगी, घंटियों की आवाज आएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका कोई खास मैकेनिज्म है? ऐसा कुछ नहीं सर, बल्कि वो लोग ज़्यादा परेशान रहेंगे जिसके आगे मंदिर होगा? हाँ, ज़्यादा परेशान रहेंगे। कुछ टाइम के लिए चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो चीज़ें दुखदाई हो जाती हैं। हम बड़ी सोसाइटियों में जाते हैं जिनके घर के पास मंदिर होते हैं, हमें नहीं पता होता कि बाहर उनके पीछे मंदिर है। जब हम उनके घर में जाते हैं हम देखते रहते हैं यार यहाँ कोई समस्या तो नज़र नहीं आ रही, फिर भी है। तो वहाँ हमें कई लोगों की मानसिक समस्याएं मिली, कोई और तरीके की समस्याएं मिली, घर में क्लेश बहुत होता था। आप जहाँ निवास करते हैं ना वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। अच्छा। किसी भी तरीके का। मैंने आपसे शायद पहले भी बात की थी कि हम एक बार बात करेंगे, एक पूरा एपिसोड बनाएंगे साउंड के ऊपर कि ये किस तरीके से हमारे ऊपर काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेंटल स्टेटस को डिस्ट्रैक्ट करती है साउंड, अगर वो किस तरीके से आ रही है हमारे पास। और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होना, आपस में झगड़े होना, इन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मंदिर से थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आप भावनात्मक रूप से जो मर्जी कहिए, अब मंदिर के पास रहने वाले लोग ना बड़े सॉफ्ट नेचर के हो जाएंगे, भावनात्मक हो जाएंगे, और कोई भी कुछ बोलेगा उनको पैसा दे देंगे, लुटते पिटते रहेंगे। कोई भी आएगा उसको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अननेसेसरी वो लोगों के आगे समर्पण सा प्ले करते हैं। तो इसलिए दूर हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सर बहुमंजिला इमारतों में जब आप फ्लैट लेने जाते हैं तो सबके पीएलसी रेट्स होते हैं कि आपकी प्रेफरेंस जो लोकेशन है उसके हिसाब से कॉस्ट आपकी निकलती है। लोगों को बताया जाता है आपका घर स्विमिंग पूल के आगे है, आपका सेंट्रल पार्क के आगे होगा, आपके यहाँ मार्केट होगी। सर इस तरह का फ्लैट लेते वक्त क्या खास ध्यान रखना होगा? लोकेशन को ध्यान रखना है, भाई दिशाओं देखिए, को? जो बातें आप कर रहे हैं वो मार्केटिंग वाली बातें हैं। उन्हें अपना फ्लैट बेचना है, वो सब प्लस प्लस करके बताएंगे। हाँ, रेट उन्हें उसी ये नहीं हिसाब पता से कि तय होता है अगर सर। आपका वो स्विमिंग पूल साउथ में आ गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हाँ। तो ये तो वो नहीं कहेंगे ना। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखें कि आपके साउथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें वहाँ अवॉइड करें। तो आप, और नॉर्थ में अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में आप ले रहे हैं तो नॉर्थ में तो बिल्कुल ना लें आप फ्लैट। उस प्रोजेक्ट के नॉर्थ में ना लें। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सारी बेसमेंट आपके साउथ में आ जाएगी, इसलिए इससे बचेंगे। लेकिन सर किन परिस्थितियों में फ्लैट के आगे अगर स्विमिंग पूल है तो फिर आप माला माल भी हो सकते हैं? यस, नॉर्थ में। हाँ, अगर नॉर्थ में आपके स्विमिंग पूल है तो यस, बेटर पोजीशन है। अच्छा। और धन की तो समझिए कि प्रॉब्लम खत्म हो ही जाती है। हम तो सलाह देते हैं कि अगर किसी को अपना इंडिविजुअल हाउस है, कुछ ना हो तो वहाँ पूल तो बना ही ले। मान लो अंदर कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर नॉर्थ में जगह पड़ी है, पूल बना ले। बहुत कराए सर, और महीने भर में रिजल्ट। एक कहते हैं जी मैं पूल नहीं बना सकता क्योंकि हमारा ये पेरेंटल हाउस है, लॉन बहुत बड़ा पड़ा है और ऐसे इस तरीके की परेशानी है। उनके यहाँ बेसमेंट भी थी। मैं कोई बात नहीं, टैंक लाओ 10-10 हज़ार लीटर के और गाड़ दो, खाली पड़े रहने को। उन्होंने गाड़ दिए। फ़ोन आ गया मेरे पास 15-20 दिन बाद ही कि जी ये काम तो होने लग गई, ये काम होने लग गई, ये काम होने लग गई। तो सर इम्पैक्ट आता है, इमीडिएटली इम्पैक्ट आता है। ठीक है, लेकिन सर किसी के फ्लैट की बालकनी ईस्ट में है और उसके आगे स्विमिंग पूल है, फिर क्या होगा? बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया है। ईस्ट और नॉर्थ, अच्छा, अगर ये दोनों डायरेक्शन में पूल जो है वो बढ़िया है। ओके, ठीक है। तो सर कुछ सवाल मैं अपने व्यक्तिगत भी लेता हूँ, आपको पता ही है। जी। ठीक है, लेकिन सर पैसा बहुत बड़ी समस्या है जीवन में, और पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। सर पैसे के लिए कुछ टिप्स बताइए ना, कि कुछ खास दिशाएं जो अक्सर आप बताते भी रहेंगे नॉर्थ खोल दो, लेकिन कैसे नॉर्थ को खोला जाए, कैसे इनहेंस किया जाए जिससे पैसे आ जाए और गारंटी के साथ। सर बहुत दिन हुए आपने पैसे का कोई करिश्माई उपाय बताया नहीं है। अपने नॉर्थ में एक पिट बनाए जी। अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ बंद है, बिल्कुल दूसरे का घर है उधर,
तो आप अपने घर में नॉर्थ के अंदर, वहाँ बेडरूम हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ एक नीचे पिट बना दें। तो 3x3x3 या 2.5x2.5, 2.5x2 लंबा चौड़ा और 2.5 फीट नीचा एक पिट बना दें और उसको खाली रखें। उसमें आप प्लास्टिक के टैंक आते हैं वो भी डाल सकते हैं, उसे खाली रखें और ऊपर से बंद कर दें। तो आप नोटिस करेंगे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई जगह ऐसी होती है हम नहीं खोल सकते ना, पड़ोसी को दीवार थोड़ी तोड़ देंगे। सही बात है। हाँ, तो आप इतना करें। ठीक है, लेकिन सर इस पैसे की वजह से कई बार नौकरी में बहुत ट्रांसफर होते हैं सर। लोग चाहते थे भाई ट्रांसफर कम से कम हो, हमारे एक जगह जाएं तो सेटल हो जाए। ट्रांसफर के लिए कोई वास्तु बताता है? सर 2 तरीके के ट्रांसफर होते हैं। एक ट्रांसफर होता है कि आपको अननेसेसरी इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो वहाँ कहीं काबिलियत में भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं। एक ट्रांसफर होता है कि आप बेटरमेंट के लिए ट्रांसफर चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं कि यार मैं इससे ऊपर जंप करूँ, मैं इससे ऊपर जंप करूँ, मैं इससे। तो अब अगर आपको आप बेटरमेंट के लिए बार बार ट्रांसफर ले रहे हैं तो बेटर है। और अगर आपकी ट्रांसफर अननेसेसरी तरीकों से की जा रही है, आपको एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया जा रहा है, बैंकों में ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है साउथ में सोने की। ओके। आप किसी भी कमरे के नॉर्थ में ना सोएं, नॉर्थ रूम में ना सोएं, उसको छोड़ के किसी भी कमरे के साउथ में सोएं। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, रोक दिया जाएगा। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। तो उनकी बार बार ट्रांसफ़र हो रही थी, तो मैंने अल्टीमेटली उनको बताया कि आप इस तरीके से कीजिए। तो उनका कुछ टाइम के बाद, महीना भर लगा, पर उनका आगे मुझे लेटर आ गया है मेरी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसलिए आप कर सकते हैं, ये उपाय तो कर ही सकते हैं। लेकिन सर कोई साउथ में रह के नौकरी कर रहा है बैंक में और वो चाहता है कि उसका जो ट्रांसफर है उत्तराखंड हो जाए, तो क्या करे? साउथ में रह के मतलब समझा नहीं मैं। साउथ में केरला, चेन्नई ऐसी जगह रह के, हाँ, अच्छा। ऐसी जगह रह के नौकरी कर रहा है, लेकिन चाहता है कि भाई उसका जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड में हो जाए, यानी नॉर्थ में हो जाए। तो क्या करे सर वो? लेडीज एंड जेंट्स? जेंट्स है सर। जेंट्स। उत्तराखंड के बैंक की, अब देखिए जैसे हम कहते हैं ना, ये एआई कैसे बताएगा? हाँ, ये एआई ये उपाय कैसे बताएगा? तो नहीं बता सकता ना। आपने मेरे से क्वेश्चन किया, हाँ। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ। आज तक हम बात करते थे ऊपर उठाने की, आज हम बात कर रहे हैं नीचे, साउथ से नॉर्थ में लाने हाँ। अब चेन्नई में कोई नौकरी कर रहा है, वो चाहता भी हाँ। उत्तराखंड चले जाए। हाँ। तो उन्हें अपने नॉर्थ में, उत्तराखंड में वो बैंक है या कुछ भी है, उनका डिपार्टमेंट है, उसका एक बड़ा सा चित्र वहाँ लगाना चाहिए नॉर्थ में। और कम से कम हफ्ते में एक बार नॉर्थ के किसी रूम में सोएं। ओके। अपनी एनर्जी को डाउन करें, और एनर्जी डाउन होगी तो उनको उठा के वहाँ से वहाँ डाल दिया जाएगा। ये एआई नहीं बता सकता है। ये एआई नहीं बता सकता। यही सर कई टर्न एंड ट्विस्ट हैं जो एआई शायद ना समझ पाए, उस लेवल पे ना समझ पाए। और एआई तो वही बताता है जो आप कहते हैं, हम फीड कर देते हैं। हालांकि एआई अभी कहने लगा है सर कि नॉर्थ को ओपन करना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, अभी कहने लगा है। हाँ, मैंने खुद टेस्ट किया, तो चैट जीपीटी में एक दिन मैंने डाला तो उसने कहा कि नॉर्थ ओपन होना चाहिए। नहीं, अब तो बहुत बोलने लग गए ना जी। हाँ, अब तो बहुत बोलने लग गए ना, उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई लोगों की असल में। तो वही है सर। तो कुछ दिनों में हमारा पॉडकास्ट एआई करेगा, जब तक मेरी नौकरी नहीं जा रही एआई की वजह से। तब तक मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सर। हालांकि वास्तु ग्लोबल पे हम शुक्रवार शाम 6 बजे मिलते हैं, नशा शो और पॉडकास्ट पे हमारी मुलाकातें होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, और वाकई आपको अपने से जुड़ी हुई समस्या अगर समझ में आती है तो फिर महेश जी का नंबर मैंने पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कमेंट पे आप सवाल डाल सकते हैं, लेकिन वास्तु ग्लोबल के पॉडकास्ट पे अगर आप सवाल डालते हैं कमेंट पे तो वो आसानी से शामिल किए जाते हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।